विद्यार्थियों, आज हम भूगोल में अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान की बात को आगे बढ़ाएंगे। अरब भूगोलवेत्ताओं के जब इंडिविजुअल योगदान की बात की जाती है तो उसमें पहले जिस भूगोलवेत्ता का नाम आता है वे है इब्न हौकल। इब्न हौकल बगदाद के रहने वाले थे और बचपन से ही इन्हें यात्राओं का शौक था। इन्होंने अपने जितना भी ज्ञात विश्व था और ज्ञात विश्व में विशेषकर जो इस्लामिक कंट्रीज थे वहाँ की यात्राएं की और ज़्यादातर यात्राएं इन्होंने पैदल की। अब इन यात्राओं के जरिए, क्योंकि इन्होंने पैदल यात्राएं की, तो इन्होंने बहुत सारे जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों की बहुत गहन जानकारी प्राप्त की। इन्होंने अपनी इस जो सारी जो जानकारियां थी, अपनी जो सारी यात्राएं थी, उनको लिपिबद्ध किया एक पुस्तक के रूप में जिसका नाम था अ बुक ऑफ रूट्स एंड रीम्स, जिसको हम कहेंगे मार्गों एवं लोकों की किताब। मतलब विभिन्न लोक, जिन लोकों की, लोक से मतलब है जिन प्रदेशों की इन्होंने यात्राएं की और जिन मार्गों के थ्रू इन्होंने यात्राएं की, उन सबका विस्तृत विवरण इस पुस्तक में इन्होंने दिया है। इसकी प्रस्तावना में ही इन्होंने ये मेंशन किया है कि आई हैव डिस्क्राइब द अर्थ इन लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड आई हैव रिटन अबाउट द मुस्लिम कंट्रीज। उन्होंने ये कहा है प्रस्तावना में ही कि मैंने पृथ्वी की लंबाई और चौड़ाई का वर्णन किया है, और जिन ज्यादातर, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम कंट्रीज की ही यात्रा की थी, तो उनका वर्णन इन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है। इन्होंने इस पुस्तक में आगे मेंशन किया कि ये प्रत्येक जिस भी प्रदेश की इन्होंने यात्राएं की, उस प्रदेश की जो सीमाएं हैं उनको इन्होंने इंगित किया है। विभिन्न नगरों को इन्होंने इंगित किया है। जो छोटे उपनगर जो रहे या जो जिले रहे, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो उनकी थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे उस समय में, उनका जिक्र इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में सिंचाई होती थी खेती के लिए, इस बात का जिक्र इन्होंने किया है, और जिन नदियों द्वारा सिंचाई होती थी उन नदियों की लोकेशंस को भी इंडिकेट करने का प्रयास इन्होंने इसमें किया है। इसके अलावा धरातल पर कौन सी जलधाराएं या कौन सी जलराशियां हैं जो धरातल के स्वरूप को बनाती हैं, उसका विवरण भी इन्होंने अपनी पुस्तक में दिया है। उपलब्ध संसाधन किसी प्रदेश विशेष में कैसे हैं, उनका किस रूप में, संसाधन के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसका उल्लेख भी इनकी पुस्तक में मिलता है। इसके अलावा इन्होंने जिन क्षेत्रों की यात्राएं की, उन साम्राज्यों की कर व्यवस्था का वर्णन भी किया है। अब जब इन्होंने संसाधनों का वर्णन किया, कर व्यवस्था का वर्णन किया, तो हम कह सकते हैं कि मानव और आर्थिक भूगोल का जो पक्ष था, मनुष्यों का जीवन किस रूप में संचालित होता था, कौन सी आर्थिक गतिविधियां उनकी जीविका का साधन थी और किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था प्रचलित थी, किस प्रकार का अर्थतंत्र प्रचलित था इन प्रदेशों में, उनका वर्णन भी विस्तार से इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। ये बहुत बड़ा योगदान इनका मिलता है, क्योंकि कर व्यवस्था, रिसोर्सेज, इनका जिक्र इनसे पहले तक के विद्वानों में की राइटिंग्स में कम मिलता है। कहीं कहीं मिलता है पर कम मिलता है, इसलिए इनका योगदान इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि परस्पर विभिन्न प्रदेश किस रूप में एक दूसरे से सेपरेट हैं, कौन सी इनमें नेचुरल या आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं जो इनको अलग करती हैं। नेचुरल बाउंड्रीज का मतलब है जैसे कहीं नदी के द्वारा या पर्वत के द्वारा कोई दो प्रदेश अलग अलग हो गए हैं, तो इन सब का विवरण भी इनकी पुस्तक में मिलता है। इस तरह से इन्होंने ये स्पेशली इन्होंने ये लिखा है कि आई हैव रीअसेंबल्ड ऑल द इंफॉर्मेशन विच हैज मेड ज्योग्राफी एंड इंटरेस्टिंग साइंस फॉर प्रिंसेस एंड पर्सन्स ऑफ ऑल क्लासेस। यानी इन्होंने ये कहा खुद कि जितनी भी सूचना इनके पास अवेलेबल थी, उस सारी सूचना को इन्होंने पुनर्संग्रहित किया है। पुनर्संग्रहित करके भूगोल को राजकुमारों के लिए, राज्यों के लिए और विभिन्न वर्गों के मनुष्यों के लिए, निवासियों के लिए इन्होंने एक रुचिकर विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। तो इन्होंने ये कोशिश की कि इस ओर लोगों का ध्यान जाए, लोगों की रुचि उत्पन्न हो और लोग भूगोल को विस्तार से अध्ययन करने की ओर उन्मुख हो, क्योंकि इनसे पहले जो डार्क एज वाला समय था, उस समय में भूगोल का ज्ञान बहुत ज्यादा बाधित, बहुत ज्यादा कुंद हो गया था। तो विज्ञान के रूप में स्थापित करने की चेष्टा, रुचिकर विज्ञान के रूप में स्थापित करने की चेष्टा इन्होंने भूगोल को की। अब इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो अरब कंट्रीज है, मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज थे, सिर्फ उनका ही वर्णन किया। ये सच है कि उनकी यात्राएं इन्होंने ज्यादा की, लेकिन इनके अलावा इनके वर्णनों में, इनकी रचनाओं में यूरोपियन कंट्रीज का भी विवरण मिलता है। इन्होंने ये बताया कि कैस्पियन सी
का उत्तरी महासागर से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात की स्थापना की कि कैस्पियन सागर उत्तरी सागर महासागर से अलग है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि काला सागर उत्तरी सागर की एक चैनल के रूप में है, वो इसकी एक शाखा के रूप में कहा जा सकता है। इनके अनुसार यूरोप एक आइलैंड था, एक द्वीप था, जबकि अफ्रीका के बारे में इन्होंने लिखा कि इसका जो पूर्वी तट है, अफ्रीका का जो पूर्वी तट है वो लाल सागर के सहारे चलता चला जाता है। इस प्रकार का विवरण इनके वर्णनों में इनकी पुस्तकों में मिलता है। तो यूरोप और अफ्रीका का बहुत थोड़ा सा सांकेतिक वर्णन इन्होंने किया है, और जो अरब कंट्रीज से जो इस्लामिक वर्ल्ड था उसका विस्तृत विवरण इनकी रचनाओं में मिलता है। इनका योगदान प्रादेशिक भूगोल में, मानव भूगोल में, आर्थिक भूगोल में और निश्चित रूप से भौतिक भूगोल में भी माना जा सकता है। अब इनके बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हुए वे हुए अल मसूदी। अल मसूदी का योगदान भूगोल के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और जब अरब भूगोलवेत्ताओं की योगदान का जिक्र आता है तो अल मसूदी पहले बड़े प्रमुख ज्योग्राफर के रूप में स्थापित होते हैं। अल मसूदी जो है वो उनका समय 9वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है, अंत के समय तक माना जाता है। वे न सिर्फ ज्योग्राफर थे, न सिर्फ भूगोलवेत्ता थे, बल्कि एक इतिहासज्ञ थे और एक विश्व यात्री थे और एक बहुत अच्छे लेखक थे। उन्होंने एशिया और अफ्रीका के दूरस्थ देशों तक यात्राएं की। स्पेशली उन्होंने फारस और सीरिया, अर्मीनिया, कैस्पियन सागर, वोल्गा प्रदेश, मध्य एशिया, भारत, श्रीलंका, मेडागास्कर, ओमान, अरब के दक्षिणी भाग, ग्रीक एम्पायर, स्पेन और मिस्र तक की यात्राएं की। तो हम कह सकते हैं कि जो ज्ञात विश्व, जो उस समय तक जो बसा हुआ विश्व था, उसकी यात्राएं इन्होंने की। इसलिए इनका बहुत विस्तृत ज्ञान मिलता है जो इनकी रचनाओं में नजर आता है और जो आगे भूगोल के अध्ययन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। अल मसूदी का योगदान खगोल शास्त्र में मिलता है, लैंडफॉर्म्स की स्टडी में मिलता है, जिसको कि हम भू आकृति विज्ञान कहेंगे। इसके अतिरिक्त अल मसूदी का योगदान इस्लामिक लॉ में भी मिलता है। इस्लामिक लॉ का इन्होंने अध्ययन किया, इन्होंने अरब के लोक जीवन का अध्ययन किया। तो इतने विविध रूपी आयाम इनके अध्ययन के मिलते हैं कि इनके योगदान को भूगोल की हर शाखा के साथ हम जोड़कर देख सकते हैं। विभिन्न पुस्तकों की इन्होंने रचनाएं की, इनके जिसमें इन्होंने अपने इन सारे जो अध्ययन हैं उनको समेटने का प्रयास किया। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात जो इनके योगदान में मिलती है, या कहना चाहिए कि इनके अध्ययन में मिलती है, वो ये है कि इन्होंने न सिर्फ अपने अध्ययन किए या अपने ऑब्जर्वेशंस किए, बल्कि इन्होंने जो वो ज्ञान जो ग्रीक और रोमन साहित्य में दबा पड़ा था, जो डार्क एज में एक तरह से पिछड़ गया था, कहीं साइडलाइन हो गया था, उसको उभारा, उसका अध्ययन किया और उन सोर्सेस से प्राप्त इंफॉर्मेशन को भी अपने ज्ञान में सम्मिलित करते हुए उसको पर्सनल अनुभव से वेरीफाई करते हुए, एम्पेरिकल अनुभव से वेरीफाई करते हुए इन्होंने विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। तो इसलिए ग्रीक और रोमन ज्ञान जो पीछे छूट गया था, जो अंध युग में समाप्त प्रायः हो गया था, उसको भी विश्व के समक्ष पुनः लाने का प्रयास इन्होंने किया। इन्होंने ये कोशिश भी की कि जो इनके समय में प्रचलित जो पूर्वाग्रह हैं उनसे बाहर निकलकर और अपने आप ये तथ्यों को वेरीफाई करें, तथ्यों को सत्यापित करें अपने अनुभवों के द्वारा और उसके बाद उनको एस्टैब्लिश करें। इनकी जो विभिन्न ब्रांचेस में, ज्योग्राफी की विभिन्न ब्रांचेस में इनका जो योगदान मिलता है उसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि सबसे पहले जो पृथ्वी का के संदर्भ में जो ज्ञान इनके समय तक प्रचलित था, या ये कहना चाहिए कि ग्रीक्स और रोमन्स के बाद जब डार्क एज आई तो इस बात से, इस तथ्य को बिल्कुल नकार दिया गया कि पृथ्वी गोल है। अल मसूदी तक के विद्वान पृथ्वी को समतल मानने लगे थे। अल मसूदी वे व्यक्ति थे जिन्होंने पुनः इस बात को स्थापित किया कि पृथ्वी गोल है, और यहाँ से इनके योगदान की सुदृढ़ता जाहिर होती है। फिर से इन्होंने ये स्थापित करने की चेष्टा की और इन्होंने ये भी कहा कि पृथ्वी का ये गोल होना पृथ्वी की लिए लाभदायक है, अन्यथा समुद्र तल, जो समुद्र का जो तल है वो इतना ऊंचा हो जाएगा, या कहना चाहिए कि जो जल स्तर है वो इतना ऊंचा हो जाएगा कि सारी पृथ्वी उस पर डूब जाएगी। इसलिए पृथ्वी का गोलाकार होना पृथ्वी के लिए उपयोगी है, ये कहने का भी प्रयास इन्होंने किया।
इसके अलावा इनके संदर्भ में एक बात और मिलती है, वो ये है कि इन्होंने ये कोशिश की कि जो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस हैं, जिनको कि ग्रीक्स ने सीमांकित करने का प्रयास किया था, यूनानियों के द्वारा उसी उसी सीमांकन को इन्होंने और ज़्यादा सत्यापित करने का प्रयास किया। इन्होंने जापान को और एटर्नल आइलैंड्स को पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं माना विश्व की, और इसी प्रकार से इन्होंने उत्तरी और दक्षिणी जो सीमाएं हैं वो भी ग्रीक्स के समान ही स्थापित करने का प्रयास किया। इसके अलावा इन्होंने अपने जो पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान जो महासागरीय क्षेत्र है उसके बारे में जब बात की, तो इन्होंने ये कोशिश की कि ये बताने का प्रयास किया कि ये जो महासागरीय क्षेत्र है इसी में से विभिन्न जो सागरीय क्षेत्र है उनका उद्भव हुआ है और वो इसी से निकले हैं। चाइना सी, अरेबियन सी, इन सब का जिक्र भी इनके लेखनों में मिलता है। अल मसूदी ने अरेबियन सी को, अरब सागर को विश्व का सबसे बड़ा महासागर सागर बताया। उस समय तक जो ज्ञान था प्राप्त था उस आधार पर इन्होंने अपनी ये स्थापना दी थी। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि अरब के जो व्यापारी हैं जब वे पूर्व की ओर जाते हैं तो उनको चाइना तक पहुंचने के लिए, चीन को तक पहुंचने के लिए 7 महासागरों को, नॉट महासागर, 7 सागरों को पार करना पड़ता है। जो 7 समुद्रों की जो अवधारणा थी उसको इन्होंने स्थापित करते हुए ये बताया कि ये 7 सागर हैं, फारस की खाड़ी, इसके अलावा लॉरवी सागर, हरकंड सागर, हरकंड जिसको कि हम बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, सी ऑफ शेलाहट जिसको हम कालाबार कहेंगे, फिर उसके बाद कैड्रेंज का सागर और सेंफ सागर और सेंजे सागर, जिनको ये जो विभिन्न खाड़ियां हैं फारस की खाड़ी से लेकर और पूर्व में हमारे हिंद महासागर तक का जो क्षेत्र है, बे ऑफ बंगाल तक का जो क्षेत्र है, इन सभी का जिक्र करते हुए इन्होंने 7 समुद्रों का जिक्र किया और ये कहा कि अरब से चाइना तक पहुंचने के लिए व्यापारियों को ये 7 समुद्र पार करने पड़ते हैं। तो इन्होंने इस अपनी ये यात्राओं के जरिए या इन मार्गों के अध्ययन के जरिए इन महासागरों सॉरी इन जल राशियों जो सागर हैं और जो लैंड है, जो स्थल भाग है, उनका जिक्र करने का प्रयास किया। आज की हम इतनी ही बात करेंगे अल मसूदी की। अगली बात हम अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि कुछ तकनीकी लिमिटेशंस हैं हमारी। थैंक यू। इसके अतिरिक्त अल मसूदी का योगदान इस्लामिक लॉ में भी मिलता है। इस्लामिक लॉ का इन्होंने अध्ययन किया, इन्होंने अरब के लोक जीवन का अध्ययन किया। तो इतने विविध रूपी आयाम इनके अध्ययन के मिलते हैं कि इनके योगदान को भूगोल की हर शाखा के साथ हम जोड़कर देख सकते हैं। विभिन्न पुस्तकों की इन्होंने रचनाएं की इनके जिसमें इन्होंने अपने इन सारे जो अध्ययन हैं उनको समेटने का प्रयास किया। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात जो इनके योगदान में मिलती है या कहना चाहिए कि इनके अध्ययन में मिलती है, वो ये है कि इन्होंने न सिर्फ अपने अध्ययन किए या अपने ऑब्जर्वेशंस किए, बल्कि इन्होंने जो वो ज्ञान जो ग्रीक और रोमन साहित्य में दबा पड़ा था, जो डार्क एज में एक तरह से पिछड़ गया था, कहीं साइडलाइन हो गया था, उसको उभारा, उसका अध्ययन किया और उन सोर्सेस से प्राप्त इंफॉर्मेशन को भी अपने ज्ञान में सम्मिलित करते हुए उसको पर्सनल अनुभव से वेरीफाई करते हुए, एम्पेरिकल अनुभव से वेरीफाई करते हुए इन्होंने विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। तो इसलिए ग्रीक और रोमन ज्ञान जो पीछे छूट गया था, जो अंध युग में समाप्त प्रायः हो गया था, उसको भी विश्व के समक्ष पुनः लाने का प्रयास इन्होंने किया। इन्होंने ये कोशिश भी की कि जो इनके समय में प्रचलित जो पूर्वाग्रह हैं उनसे बाहर निकलकर और अपने आप ये तथ्यों को वेरीफाई करें, तथ्यों को सत्यापित करें अपने अनुभवों के द्वारा और उसके बाद उनको एस्टैब्लिश करें। इनकी जो विभिन्न ब्रांचेस में, ज्योग्राफी की विभिन्न ब्रांचेस में इनका जो योगदान मिलता है उसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि सबसे पहले जो पृथ्वी का के संदर्भ में जो ज्ञान इनके समय तक प्रचलित था, या ये कहना चाहिए कि ग्रीक्स और रोमन्स के बाद जब डार्क एज आई तो इस बात से, इस तथ्य को बिल्कुल नकार दिया गया कि पृथ्वी गोल है। अल मसूदी तक के विद्वान पृथ्वी को समतल मानने लगे थे। अल मसूदी वे व्यक्ति थे जिन्होंने पुनः इस बात को स्थापित किया कि पृथ्वी गोल है और यहाँ से इनके योगदान की सुदृढ़ता जाहिर होती है। फिर से इन्होंने ये स्थापित करने की चेष्टा की और इन्होंने ये भी कहा कि पृथ्वी का ये गोल होना पृथ्वी के लिए लाभदायक है, अन्यथा समुद्र तल जो समुद्र का जो तल है वो इतना ऊंचा हो जाएगा, या कहना चाहिए कि जो जल स्तर है वो इतना ऊंचा हो जाएगा कि सारी पृथ्वी उस पर डूब जाएगी। इसलिए पृथ्वी का गोलाकार होना पृथ्वी के लिए उपयोगी है, ये कहने का भी प्रयास इन्होंने किया।
इसके अलावा इनके संदर्भ में एक बात और मिलती है, वो ये है कि इन्होंने ये कोशिश की कि जो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस हैं, जिनको कि ग्रीक्स ने सीमांकित करने का प्रयास किया था, यूनानियों के द्वारा उसी उसी सीमांकन को इन्होंने और ज़्यादा सत्यापित करने का प्रयास किया। इन्होंने जापान को और एटर्नल आइलैंड्स को पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं माना विश्व की, और इसी प्रकार से इन्होंने उत्तरी और दक्षिणी जो सीमाएं हैं वो भी ग्रीक्स के समान ही स्थापित करने का प्रयास किया। इसके अलावा इन्होंने अपने जो पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान जो महासागरीय क्षेत्र है उसके बारे में जब बात की, तो इन्होंने ये कोशिश की कि ये बताने का प्रयास किया कि ये जो महासागरीय क्षेत्र है, इसी में से विभिन्न जो सागरीय क्षेत्र है उनका उद्भव हुआ है और वो इसी से निकले हैं। चाइना सी, अरेबियन सी, इन सब का जिक्र भी इनके लेखनों में मिलता है। अल मसूदी ने अरेबियन सी को, अरब सागर को विश्व का सबसे बड़ा महासागर सागर बताया। उस समय तक जो ज्ञान था प्राप्त था, उस आधार पर इन्होंने अपनी ये स्थापना दी थी। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि अरब के जो व्यापारी हैं, जब वे पूर्व की ओर जाते हैं तो उनको चाइना तक पहुंचने के लिए, चीन को तक पहुंचने के लिए 7 महासागरों को, नॉट महासागर, 7 सागरों को पार करना पड़ता है। जो 7 समुद्रों की जो अवधारणा थी उसको इन्होंने स्थापित करते हुए ये बताया कि ये 7 सागर हैं, फारस की खाड़ी, इसके अलावा लॉरवी सागर, हरकंड सागर, हरकंड जिसको कि हम बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, सी ऑफ शेलाहट जिसको हम कालाबार कहेंगे, फिर उसके बाद कैड्रेंज का सागर और सेंफ सागर और सेंजे सागर, जिनको ये जो विभिन्न खाड़ियां हैं फारस की खाड़ी से लेकर और पूर्व में हमारे हिंद महासागर तक का जो क्षेत्र है, बे ऑफ बंगाल तक का जो क्षेत्र है, इन सभी का जिक्र करते हुए इन्होंने 7 समुद्रों का जिक्र किया और ये कहा कि अरब से चाइना तक पहुंचने के लिए व्यापारियों को ये 7 समुद्र पार करने पड़ते हैं। तो इन्होंने इस अपनी ये यात्राओं के जरिए या इन मार्गों के अध्ययन के जरिए इन महासागरों सॉरी इन जल राशियों, जो सागर हैं और जो लैंड है, जो स्थल भाग है, उनका जिक्र करने का प्रयास किया। आज की हम इतनी ही बात करेंगे अल मसूदी की। अगली बात हम अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि कुछ तकनीकी लिमिटेशंस हैं हमारी। थैंक यू।